आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। और बच्चों, मैं हूं आपकी विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। बच्चों, आप जैसा कि आपको पता है कि हम जो एमसीक्यूज हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में 35 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, सुमेलित करने वाले प्रश्न होते हैं और अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, जिनको आपको एक लाइन में समझाना होता है। तो आज जिस लेसन का हम रिवीजन कर रहे हैं वो है आपकी बुक का अध्याय 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इसमें से बच्चों सबसे ज्यादा अंक भार इसमें से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर होता है, क्योंकि इसका जो अंक भार है वो है 8 नंबर के। इस पाठ में से आपसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रश्न है, जिस भी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का वीडियो मैंने एक अलग से बनाया हुआ है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं जो 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, सिर्फ वही वाले प्रश्न यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो हृदय कौन से तंत्र का भाग है? हमारा हृदय जो है वो परिसंचरण तंत्र का भाग है। यहाँ पर हृदय न लिख करके वृक्क पूछा जा सकता था। तो वृक्क अगर होता तो कौन से तंत्र का भाग होता? उत्सर्जन तंत्र का भाग होता। यहाँ पर कुछ और भी लिखा जा सकता था, जैसे आंत्र दे देते, आमाशय दे देते, किस तंत्र का भाग है? तो यहाँ पर आप पाचन तंत्र लिखते। तो जो भी यहाँ पर जो नाम लिखा हो वो कौन सा उससे संबंधित है, उससे आपको यहाँ पर कौन से तंत्र का भाग है वो आपको समझ करके और पढ़कर लगाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कि पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। तो कोलिफॉर्म जीवाणु जो है वो हमारी आंतों में पाया जाता है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज पायरुवेट में विघटित हो जाता है। कहां पर, कौन से स्थान पर ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में विघटित हो जाता है? पायरुवेट का मतलब 3 कार्बन यौगिक और ग्लूकोज का मतलब 6 कार्बन यौगिक। तो ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ विघटित हो जाता है? श्वसन वाले भाग का ये क्वेश्चन है बच्चों। तो कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में विघटित हो जाता है। अब है जैव उत्प्रेरक हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इंसुलिन का कार्य है, 4 आंसर आपके लिखे हुए होंगे। तो इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। यहाँ पर 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे और कौन सा आवश्यक नहीं है वो आपको देखना है। तो चौथा यहाँ पर 3 ही लिख रखे हैं बच्चों, CO2, O2 सूर्य का प्रकाश, और चौथा क्लोरोफिल हो सकता था। 4 यहाँ नहीं लिखे हैं मैंने, 3 ही लिखे हैं। तो अब 3 में से देखिए कि कौन सा नहीं है। सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत आवश्यक है, यही तो कच्चे पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होगा। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जो था वो यहाँ पर क्लोरोफिल भी हो सकता था। अब इनमें से हमसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनेगी हमें उप उत्पाद के रूप में ग्लूकोज के साथ में, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब वो हमारे अंदर ही, वहाँ नली नहीं है उसके पास अपने स्राव को पहुंचाने के लिए, तो वो अपने स्राव को रक्त में मिला देती है और रक्त के द्वारा जो सारे हार्मोन्स हैं वो पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? कि जो अपना जो स्राव बना रही है वो अपने स्राव को बाहर, नली होती है उसके पास में, और वो जहां पर चाहे वहां पर वो अपने स्राव को भेज सकती है। तो यहाँ पर जो ग्रंथियां लिखी हुई हैं उनमें से बहिस्रावी ग्रंथि है श्वेत ग्रंथि, यानी कि पसीने वाली ग्रंथि। तो देखिए वो श्वेत बना करके और आपकी त्वचा पर छोड़ती है, तो श्वेत ग्रंथि जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन कितने लीटर निस्यंद रक्त में होता है? मूत्र बनता है ये नहीं पूछ रहा है बच्चों, वो पूछ रहा है कि रक्त में से कितने लीटर का निस्यंद होता है, उसमें से वापस अवशोषण, पुनरावशोषण हो जाता है, इसलिए उसकी मात्रा काफी कम हो जाती है। तो जो होता है वो होता है 180 लीटर।
दिन भर में वृक्कों के द्वारा इतना निस्यंद जो है वो रोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। पाचन तंत्र के कौन से भाग में पचित का भोजन का अवशोषण होगा? छोटी आंत्र के द्वारा पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो हमारे शरीर की पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। उसी की वजह से है, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हाथ को ऐसे पकड़े रहते हैं किसी वजह से, तो आपका हाथ दर्द होता है। ज्यादा उठक बैठक लगा ली आपने तो पैर दर्द होने लग जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहां पर तब ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और वो ज्यादा ऑक्सीजन मिल नहीं पाई। इस वजह से पेशी कोशिकाओं ने सीमित वायु में जो है वो ऊर्जा प्राप्त की और वहां पर लैक्टिक अम्ल बना, इसलिए वो लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है और हमारी पेशी कोशिकाओं में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के किस कोष्ठ की दीवार मोटी व मजबूत होती है? तो आपको पता है हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें से जो बायां निलय होता है उसके वो प्रेशर के साथ में संपूर्ण शरीर में रक्त को भेजता है ताकि पूरी हर कोशिका तक रक्त पहुंच सके। तो दीवार जो मोटी और मजबूत होती है वो बाएं निलय की होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक समीकरण दे रखी है, आप समझ गए होंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है। 6CO2 12H2O A और B जो है एरो के ऊपर लिखे हुए हैं। C6H12O6 ग्लूकोज बन गया है, 6O2 ऑक्सीजन बन गई है और 6H2O पानी बन गया है। तो अब आपको A और B को पहचानना है, बहुत सिंपल है। A को आप लिख दीजिए सूर्य का प्रकाश और एक को आप लिख दीजिए क्लोरोफिल। इनकी उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो जाएगी। बच्चों कई बार ये दोनों लिख करके और ये जगह छोड़ देते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना होता है कि क्या बनेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, ये समीकरण जो है वो आपको अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए, किसी भी रूप में पूछे आप उसका जवाब दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक स्वस्थ मानव का सामान्य रक्तदाब होता है। तो स्वस्थ मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mmHg के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य के वृक्कों में मूत्र निर्माण होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान वाला ये क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा वृक्कों में। फिर है CO2 H2O सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल किस बात के लिए आवश्यक है, किस प्रक्रम के लिए आवश्यक है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार के एंजाइम को लारीय एमिलेज कहते हैं। लार में भी जो एंजाइम पाया जाता है जो हमारे भोजन के कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, उसे हम कहते हैं लारीय एमिलेज। फिर है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखने वाले जीव उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादकों में आप बता सकते हैं कि हम किन्हें शामिल करेंगे। उत्पादकों में हम सभी हरे पौधों को और नील हरित जीवाणु जो पाए जाते हैं, इन जीवाणुओं में भी क्लोरोफिल होता है और इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण स्वयं कर सकते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो इसलिए पौधों को और नील हरित जीवाणुओं को हम जो है उत्पादक कहते हैं। फिर है, घास खाने वाले शाकाहारियों में सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी आंत्र की आवश्यकता होती है। सेल्यूलोज का जो पाचन होता है वो विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है और इसी वजह से जो शाकाहारी होते हैं या जो डायरेक्ट रूप से घास खाते हैं, पौधों को खाते हैं, उनकी जो आहार नाल में छोटी आंत जो होती है वो काफी बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके किसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, श्वास अंदर लेने पर पसलियां ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है। मनुष्य में आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां हैं यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथियां, जिसमें यह क्वेश्चन भी आया जा सकता है कि मनुष्य में आहार नाल से संबंधित सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो यकृत जो है न सिर्फ आहार नाल की बल्कि ये संपूर्ण शरीर की ही सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में जल व खनिज लवण का वहन किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी को पता है, 8th क्लास से हम पढ़ रहे हैं, जाइलम के द्वारा जल व खनिज लवणों का वहन किया जाता है, जबकि जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो जो शरीर का रक्त है
वो ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में नहीं पहुंचा पाता, और संपूर्ण शरीर में नहीं पहुंचा पाता तो जो भोजन हम कर रहे हैं उसका ऑक्सीकरण ढंग से नहीं हो पाता और हमें कमजोरी हो जाती है, जिसी को ही हम कहते हैं एनीमिया। इसी वजह से बच्चों आपको हीमोग्लोबिन प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा फल और सब्जियां खाने की ज़रूरत रहती है। और सर्दियों में विशेष करके जो हरी सब्जियां आती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम, ये सारी जो खनिज लवण होते हैं वो सब होते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। विशेष रूप से चुकंदर जो होता है, तो अनार का रस जो होता है, तो इन्हें आप खाइए और अपना हीमोग्लोबिन जो है वो बिल्कुल संतुलित मात्रा में रखिए। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। रक्तदाब जो होता है वो स्फाइगमोमेनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। जो यंत्र होता है रक्तदाब नापने का, आपने देखा होगा, उसे कहते हैं स्फाइगमोमेनोमीटर, और इसी के द्वारा रक्तदाब नापा जाता है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य एटीपी करता है। यानी जैसे हमारे लेन देन की मुद्रा जो है वो रुपए है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में यदि ऊर्जा लेनी देनी हो, बननी है या देनी है, तो एटीपी जो है वो शरीर में ऊर्जा की मुद्रा है, जिसका पूरा नाम है, बताइए आप, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के एक अणु के विखंडन से यदि हमें ऊर्जा चाहिए, किसी कोशिका को ऊर्जा चाहिए, तो इसका जो एक फॉस्फेट टूटता है, उस एक फॉस्फेट के टूटने से 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि एटीपी के एक अणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है? 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है तो मेंढक में। उत्सर्जन तंत्र की इकाई है तो नेफ्रॉन। यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र के बदले वृक्क भी पूछा जा सकता है कि वृक्क की इकाई है, वृक्क में कार्य करने की इकाई है या संरचनात्मक इकाई है, तो हम कहेंगे नेफ्रॉन। मांसाहारी जंतुओं की जो शुद्रांत होती है वो छोटी होती है, फटाफट से उसका पाचन हो जाता है, इसलिए शुद्रांत को लंबे होने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं होती। पादपों के जो 2 अपशिष्ट उत्पादों के नाम हमें लिखने हैं तो वो हो सकते हैं गोंद व रेजिन। जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है? तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि हम बताइए, आपने कौन कौन से तंत्र के बारे में पढ़ा है इस लेसन में? पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो ये सारे जो प्रक्रम है वो सब जैव प्रक्रम ही कहलाते हैं, जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं। भोजन के पाचन में लार जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है। यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम लार जो है वो मुंह में ही शुरू कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजन के पाचन का जो कार्य है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दीर्घ रोम क्या होते हैं और इनका महत्व। तो आपके शरीर में पाचन तंत्र में छोटी आंत में पाए जाने वाली जो अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं, रोम नुमा जो प्रवर्ध होते हैं, संरचनाएं होती है, वो दीर्घ रोम कहलाती है और ये पाचन के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देती हैं। एक तो इस तरह से आपकी सतह और एक इस तरह से हो, घूमी हुई संरचनाएं हो, तो वो अवशोषण का क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निश्वसन व उच्छ्वसन में अंतर बताइए। निश्वसन का मतलब है ऑक्सीजन को अंदर लेना, तो निश्वसन में वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, जबकि उच्छ्वसन में वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है। अब आ जाता है क्वेश्चन, सुमेलित कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये एंजाइम है वो कहाँ पर बनते हैं, सुमेलित करो। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि ये एंजाइम किनका पाचन करते हैं। तो देखते हैं ये कहाँ पर बनते हैं। तो एमाइलेज जो होता है वो लार ग्रंथियों में बनता है। पेप्सिन जो होता है वो आमाशय की जठर ग्रंथियों के द्वारा बनाया जाता है। लाइपेज जो होता है वो अग्नाशय रस में होता है, यानी अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है। और लाइसोजाइम जो होता है वो भी लार ग्रंथियों में बनाया जाता है। अब आ जाते हैं कि एमाइलेज किस पर पाचन करता है, किसका पाचन करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है और इसी प्रकार से जो लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। तो बच्चों ये थे आपके इस जैव प्रक्रम पाठ में से पूछे जाने वाले प्रश्न जो अभी तक कई बार पूछे गए हैं और आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपसे अब पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों को जो हम कर रहे हैं
बड़ा वाला जो वीडियो है विस्तृत रूप वाला वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पूरे पाठ के बताए हुए हैं वो भी आपने कर लिया होंगे। वो भी वीडियो मैंने काफी पहले ही बना दिया था। और अब ये जो एमसीक्यूज वाले रिवीजन वाले जो क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, जिनमें आप 35 नंबर जो है वो बिना ज्यादा दिमाग लगाए और आराम से प्राप्त कर सकते हैं थोड़ा सा पढ़ने से। 10-10, 15-15 मिनट के ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए। तो अगर आप सिर्फ इन्हीं को भी देख लेते हैं तब भी आपके काफी अच्छे मार्क्स जो है वो आ जाते हैं। तो बच्चों, आप सबको इन मार्क्स को प्राप्त करने के लिए और अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ में उनके भी इतने अच्छे मार्क्स आए, अच्छे अंक वो प्राप्त करें, इसके लिए आप सभी को उन लोगों से जो कि आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके जान पहचान के हैं, उन सभी से वीडियोस को सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करना है और शेयर करना है बच्चों। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्ते बच्चों।